नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुशील स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र, और इसे समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के माध्यम से। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, साथ ही में नीट, जेई, यूपीएससी और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और हर एक एमसीक्यू में हम जानेंगे श्वसन की पूरी प्रक्रिया विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, साथ ही में एग्जाम ट्रिक्स के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आते आते ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नए हैं सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं कि श्वसन का मेन मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं सिर्फ सर श्वसन का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना। जबकि एग्जैक्टली जो श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है वो है ऊर्जा का उत्पादन करना। आप जानते हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है या जो भोजन होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा है ये एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जिसका उपयोग जो है शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे चलना, सोचना, वृद्धि या कोशिका की मरम्मत, इन सभी में किया जाता है। तो बेसिकली जो मानव में श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऊर्जा का उत्पादन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का उत्पादन करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा अंग वायु का मार्ग है? देखिए, जो नसिका है वो मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग है, और यहां जो है वायु को फिल्ट्रेट करना या वायु को गर्म या आर्द्र किया जाता है। और नसिका में उपस्थित जो बाल होते हैं, जो टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं कि जो एयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, ये उनको फिल्ट्रेट करता है, मतलब उनको शरीर से अंदर जाने से रोकता है। साथ ही में यहीं पर होता है श्लेष्मा, और ये श्लेष्मा करता क्या है कि जो भी वायु के साथ धूल के कण आ रहे होते हैं उनको रोक देता है। साथ ही साथ ये जीवाणुओं को भी रोकता है, जिससे जो शुद्ध वायु है वे फेफड़ों तक पहुंचती है। और आप जानते हैं कि नसिका गुहा में सिलिया पाई जाती है ना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसिका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन नलिका को खुला रहने के लिए क्या पाया जाता है? देखिए, आप सभी जानते हैं जो हमारी श्वसन नलिका होती है उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज या उपास्थि वलय के छल्ले होते हैं, और ये छल्ले करते क्या हैं कि जब श्वसन नलिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो छल्ले हैं ये आपस में कोलैप्स करने से बचाते हैं, मतलब ये आपस में दबने ना पाए, उससे ये जो है छल्ले प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ यदि ये वलय ना हो तो श्वसन नलिका जो है वो बंद हो सकती है, जो कि काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो ये करते क्या हैं, ये उपास्थि वलय के छल्ले श्वसन नलिका को दबने से बचाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि वलय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि हमारे फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है, वो कहां होता है? तो आप जानते हैं कि जो श्वसनिकाएं हैं, उन श्वसनिकाओं की सतह पर बहुत सारी जो हैं गुब्बारे जैसी या थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वोली, या इनको हिंदी में कूपिका भी बोलते हैं। होता क्या है यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता है, और इनकी दीवारें जो है काफी पतली होती हैं, और चारों ओर इनके जो है रक्त केशिकाओं का एक जाल होता है, जिससे ये करता क्या है, रक्त केशिकाओं का जाल, गैसों का विसरण जो है ये आसानी से हो पाता है। और आप जानते हैं कि एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ एल्वोली या कूपिका होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जो करता क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है,
और यही जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से जुड़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पे, श्वास लेने की क्रिया में डायाफ्राम की स्थिति क्या होती है? देखिए आप सभी जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त जो डायाफ्राम है वो सिकुड़ कर नीचे चला जाता है, जिससे वक्ष गुहा का जो आयतन है वो काफी बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायु भर जाती है। तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। और डायाफ्राम की बात करें तो डायाफ्राम जो है एक पेशीय संरचना है और यह जो है श्वसन की मुख्य मांसपेशी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीचे जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए अभी इससे पहले आपने पढ़ा श्वास लेने की, तो अब यहां पर है श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो सामान्य अगर हम बात करें तो श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसमें डायाफ्राम जो है वो शिथिल होकर ऊपर की ओर उठ जाता है और वायु जो है बाहर निकल जाती है। अगर हम काफी फोर्सफुली श्वास छोड़ना, अगर हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्सफुली या बलपूर्वक जो है श्वास छोड़ते हैं तो ये जो है सक्रिय होता है। जबकि जब कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम जो है श्वसन की दर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है एक निष्क्रिय होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कहां होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए कोशिकीय श्वसन की बात करें तो कोशिकीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहीं पर जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान जो ऊर्जा बनती है मैंने बताया वो किस रूप में जो है जाके स्टोर हो जाती है, तो एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है एनर्जी स्टोर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन और सांस लेना जिसको हम श्वास प्रश्वास बोलते हैं में क्या अंतर है? देखिए जो सांस लेना है वो केवल वायु के अंदर और बाहर जाने की एक भौतिक प्रक्रिया होती है, जबकि हम श्वसन की बात करें तो जो श्वसन है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके दौरान जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है कि श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? देखिए जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब उसके रक्त को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तब इस स्थिति को बोलते हैं हाइपोक्सिया। आपने अक्सर शायद देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, तो ऊंचाई मतलब कि जब आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, ऊंचाई मतलब ये नहीं कि आप सीधा सा ऊपर ही चले जाएं, तो ऊंचाई का मतलब जब आप एक हाइट से ऊपर जाते हैं या पहाड़ों को ही ले लें, तो पहाड़ों पर आप जब चढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की जो रेट है, जो ऑक्सीजन की दर है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे कि हमको ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति जो है हाइपोक्सिया का शिकार भी हो सकता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्सिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन के दौरान जो है, और आप जानते हैं वायवीय श्वसन होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, तब इसको बोलते हैं एरोबिक श्वसन, या हिंदी में बोले तो वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन के दौरान जो है आप जानते हैं क्या क्या बनता है, तो CO2 बनता है, जल बनता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2, H2O और ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? देखिए जो मानव रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लगभग 70% भाग जो है कार्बोनेट आयन के रूप में
परिवहित होता है। और CO2 जो है लाल रक्त कणों में प्रवेश कर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो आगे टूटकर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। यही बाइकार्बोनेट जो है प्लाज्मा में जाकर फेफड़ों तक पहुंचता है, जहां CO2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है। और अगर हम बात करें, लगभग 23% CO2 जो है ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, जबकि 7% CO2 जो है ये प्लाज्मा में घुली रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट आयन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहां स्थित होता है? देखिए, मानव में श्वसन दर का जो नियंत्रण है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा किया जाता है। और यह केंद्र जो है रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की गति को बढ़ा देता है, जिससे जो अतिरिक्त CO2 है वो बाहर निकल सके। और इसके साथ जो पोन्स होता है, मैं आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि पोन्स भी जो है ये श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन दर सामान्यतया कितनी होती है? देखिए, अगर हम बात करें एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य की, तो अगर वो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, मतलब वो विश्राम अवस्था में हो, तो एक स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो 12 से 18 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपको बुखार, या आप ज्यादा जो है भावनात्मक स्टेज में है ना, तो इसकी रेट जो है बढ़ भी सकती है। जबकि शिशुओं की बात करें तो शिशुओं में जो श्वसन दर है वो अधिक होती है, और महिलाओं में पुरुषों से थोड़ी सी अधिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 18 प्रति मिनट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में श्वसन दर सबसे अधिक बढ़ जाती है? जस्ट इससे पहले मैंने अभी बात किया कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, तो कोई भी काम करते समय जो है मांसपेशियों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे होता क्या है कि उनको ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है, और इसी कारण जो है श्वसन दर आपकी बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम। साथ ही में हम बता दें कि व्यायाम में जो ATP की मांग है वो भी बढ़ती है, और हृदय गति भी बढ़ती है। तो इस प्रश्न का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, CO2 का उच्च स्तर किसे उत्तेजित करता है? देखिए, रक्त में जो CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन केंद्र उत्तेजित हो जाता है, और जो श्वसन की गति है वो बढ़ा देता है, जिससे कि CO2 जो है वो बाहर निकल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन में प्रयुक्त मुख्य श्वसन पेशियां कौन सी होती हैं? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जो डायाफ्राम है और पसलियां, तो डायाफ्राम और पसलियों के बीच में स्थित इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जो है श्वसन में काफी प्रमुख भूमिका निभाती हैं, और ये वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बदलकर वायु के आवागमन को संभव बनाती हैं। जबकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डायाफ्राम जो है ये श्वसन की मुख्य मांसपेशी है, और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां ये पसलियां उठाती और गिराती रहती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में मानव मांसपेशियों में क्या बनता है? देखिए, अवायवीय श्वसन का मतलब होता है जहां पर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो ऑक्सीजन की कमी या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और कमी, इन दोनों में जो पायरुविक अम्ल है वो अलग अलग चीजों में टूटता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आपका जो पायरुविक अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो आपका जो पायरुविक अम्ल है वो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जो हमारी मांसपेशियां, या हम जब कभी ज्यादा काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आपकी मांसपेशियों में क्रैम्प या दर्द या थकान आ जाता है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? भाई साहब, सबसे लल्लन टॉप सवाल और सबसे आसान सवाल और सबसे इजी सवाल। तो आप सभी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान जो है एटीपी बनता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, जो ऑक्सीजन की कमी है, और यह कमी तब होती है जब आप या तो किसी ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं, या तो आपकी फेफड़ों में कोई बीमारी या एनीमिया जैसा रोग हो जाता है। तो होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन पूरी तरीके से ना मिलने की स्थिति को बोलते हैं हाइपोक्सिया। और ये जो एनीमिया है, एनीमिया में जो ऑक्सीजन का जो वहन है, अभी मैंने बोला कि अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं तो इसमें ऑक्सीजन का जो वहन है वो काफी कम होता है। और जो हाइपोक्सिया है ये काफी ज्यादा गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्सिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, स्पाइरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो स्पाइरोमीटर है ये एक ऐसा उपकरण होता है जिससे फेफड़ों की क्षमता का जो है मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों की क्षमता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान वायु के शुद्धिकरण में कौन सहायक है? देखिए, जो सिलिया है वो नसिका और श्वसन नलिका में पाई जाती है, जो करती क्या है कि धूल व रोगाणुओं को बाहर निकालती है। और जो व्यक्ति ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो उनमें जो है ये सिलिया नष्ट हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस रोग में एल्वियोली नष्ट हो जाती हैं? देखिए, जो एम्फाइसीमा है, तो एम्फाइसीमा में जो एल्वियोली की दीवारें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे आपकी जो श्वसन क्षमता है वो काफी ज्यादा घट जाती है। और यह होता कब है कि जब व्यक्ति धूम्रपान ज्यादा कर रहा हो, तो धूम्रपान करने की कंडीशन में होता है। तो भाई साहब, एक एडवाइस दूंगा, धूम्रपान बिल्कुल ना करें, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्फाइसीमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक CO2 के परिवहन में सहायक होता है? तो आप जानते हैं कि हमारे रक्त में 4 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये रक्त के कुछ 4 घटक होते हैं। तो जिनमें से जो आरबीसी है, तो आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये जो है CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलने में मदद करता है। और आरबीसी में ही जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। और जो ब्लड का रंग जो लाल होता है वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, श्वसन दर घटने की स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, अगर श्वसन दर जो है ये सामान्य से कम हो जाए तो इस स्थिति को बोलते हैं ब्रैडीप्रिया। जबकि अगर श्वसन दर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो इस स्थिति को बोलते हैं टैकीप्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रैडीप्रिया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल में समझा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि श्वसन क्या है, या एल्वोलाई का रोल क्या है, और गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर कंटेंट लाने की जो है मोटिवेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें, जो बोर्ड, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और हां, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने गोल पर फोकस्ड रहिए जब तक आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसी के साथ एक शायरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं
कि संघर्ष की आग में जो तप जाता है वही इंसान सोना बन जाता है। हार से जो कभी डरता नहीं, सपनों से वो कभी बिछड़ता नहीं। आज की मेहनत कल रंग लाएगी, किस्मत खुद दरवाजा खटखटाएगी। खुद पर रख भरोसा बेहिसाब, क्योंकि तेरी जीत लिख चुका है जवाब। तो अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे ऐसे ही लगातार जुड़े रहें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।